मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, पीपीपी का जो मई 2025 का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें जिस प्रकार के सवाल आए थे, उसका दोस्तों आपको एक संक्षेप विवरण इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मिलेगा। किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, उसका क्या सॉल्यूशन है, हम लोग सभी ऑप्शंस को देखेंगे कि कोई ऑप्शन क्यों सही है, कोई ऑप्शन क्यों गलत है, ताकि दोस्तों आपको जितने भी तरह के कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं वो आपको क्लियर हो जाए। और दोस्तों यही तो कंसेप्ट के माध्यम से आप आगामी एग्जामिनेशन में अपने पीपीपी में अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंतिम तक देखिए, कोशिश कीजिए कि पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का और फिर एक्सप्लेनेशन को सुनने का। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग पहले क्वेश्चन के लिए? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस प्रकार का सवाल आया था इस एग्जामिनेशन में। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है जो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे बेस्ड है। इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन सा फर्म अपने रिसोर्स को सबसे एफिशिएंटली कैश में कन्वर्ट करता है। और हाँ, हर ऑप्शन का ब्रेकडाउन करके समझाऊंगा ताकि आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 फर्म दिए गए हैं, इनके पास डिफरेंट ड्यूरेशन है रॉ मटेरियल होल्डिंग का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड होल्डिंग का और डेटर कलेक्शन का। तो आपसे पूछा गया है कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के बेसिस पे कौन सा फर्म सबसे एफिशिएंट है। अब देखिए, ये टेबल है, इस प्रकार का टेबल दिया गया था। ABCD 4 फर्म है। इसका रॉ मटेरियल होल्डिंग जैसे ए का 60 दिन का है, वर्क इन प्रोग्रेस 15 दिन का है, फिनिश गुड्स 25 दिन का है, डेटर कलेक्शन 40 दिन का है, क्रेडिटर पेमेंट 30 दिन का है। तो दोस्तों, फर्म ए के लिए हम जो है, हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा सबसे एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को दर्शा रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? देखिए, आपको ये जो डेटा दी गई है ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, इन सभी के माध्यम से आपको ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल होल्डिंग ले लीजिए, फिर WIP ले लीजिए, फिर फिनिश गुड्स ले लीजिए, फिर डेटर कलेक्शन ले लीजिए, और दोस्तों जो हमारा क्रेडिटर पेमेंट है उसको माइनस करना पड़ेगा। राइट, क्रेडिटर पेमेंट को माइनस करना पड़ेगा। देखिए, होता क्या है कि डेटर कलेक्शन और क्रेडिटर पेमेंट मतलब कि जो उधार देना है, मतलब आपका कंपनी है, आपने जो माल उधार पे लिया है, जिसका पेमेंट आपको करना है, वो होता है क्रेडिटर पेमेंट। और जो डेटर कलेक्शन होता है, यानी आपसे जिसने उधार लिया है उससे पैसा लेना। तो दोस्तों, ये जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं ना, वो एक तरह का एसेट है, और जो चीज़ हम क्रेडिटर पेमेंट है वो तरह का लायबिलिटी है। तो एसेट माइनस लायबिलिटी, यही तो कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर कलेक्शन, ऑल दीज आर एसेट, राइट। सो दे आर एडेड टुगेदर, और फिर क्रेडिटर पेमेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम फर्म ए के लिए बात करें तो आपके लिए कैलकुलेशन मैंने कर रखा है। तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब पता है, कितना समय लगता है कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करने में कैश फ्लो में। फॉर्मूला भी पता है आपको ऑपरेटिंग साइकिल का। अच्छा देखिए दोस्तों, जैसे एक आप निकालिएगा ना, तो 60 + 15 + 25 + 40 - 30, तो कितना मिलेगा? 110। समझे? तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म ए को रॉ मटेरियल लेने से लेकर कस्टमर से पैसा लेने तक 110 दिन लगते हैं। यह ठीक है, लेकिन सबसे कम नहीं है। अब जरा ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। तो दोस्तों, और डाटा जो ऑप्शन बी का दिया हुआ है, फर्म बी का दिया हुआ है, उसके बेसिस पे जरा बताइए तो ऑपरेटिंग साइकिल कितना होगा फर्म बी का? तो 50 + 20 + 30 + 35 -25 नहीं होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो आ जाएगा आपका 82 डेज। कितना? 82 दिन। देखिए, यहाँ B2 के दिन का जो साइकिल है, जो सबसे छोटा, आपते चलिए, तो B का आपने निकालिए, उसी तरह C का निकालिए। तो C में भी वही कीजिएगा, 45 + 10 + 20 + 30 -20, और D का निकालिए 70 + 25 + 35 + 50 -40। समझे? तो आपने ABCD सभी फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लिया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पार्टिकुलर टेबल में यही चीज़ बताया गया है कि ऑपरेटिंग साइकिल कितना है। A का है 110 डेज, B का है 82 डेज, C का है 108 डेज, और D का है 1112 डेज। तो दोस्तों, यदि आप कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B2 जो है 82 दिन का साइकिल है, जो सबसे छोटा है। मतलब यह फर्म अपने पैसा जल्दी रिकवर कर लेता है, जो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का साइन है। शॉर्ट साइकिल का मतलब ये है कि जल्दी कैश आना और कम कैपिटल अटकना। तो दोस्तों, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा दोस्तों, कि देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल का तो पहले फॉर्मूला याद रख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए, फॉर्मूला यहाँ है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए, सिंपल सी बात है, साइकिल जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा आपका कैश रिकवरी होगा, उतना जल्दी कैश रिकवरी होगा, और उतना ही आपका वर्किंग कैपिटल एफिशिएंट होगा। एग्जाम में ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे कम टोटल डेज वाला आंसर करेक्ट होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल सबसे छोटा होता है। अगर यह ब्रेकडाउन आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आप पेन पेपर कैलकुलेटर लेकर बैठिए। दोस्तों,
प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के किसी भी तरह के कंटेंट की आपको यदि रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो पीडीएफ हो, वीडियोस हो, मॉक टेस्ट हो, क्विजेज हो, राइट, यदि आपको कैप्सूल कोर्स इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन का सेट है अलग अलग शिफ्ट का, जो कि अवेलेबल है, जो कि हमने कलेक्ट किया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन में किस लेवल का पेपर आ रहा है और अपने प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंगली ओरिएंट कर सकते हैं। चलिए सवाल पे वापस आते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यह बैंकिंग एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक है, जो कि है आरबीआई का प्रोविजनिंग नॉर्म, राइट। तो दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे प्रोविजन कैलकुलेट होता है, हर ऑप्शन को समझेंगे और कैसे कंफ्यूज होने से बचा जा सकता है। क्वेश्चन कर रहा है, अब एक बैंक के पास एक डाउटफुल एडवांस है 4 लाख का, ठीक है, जो कि 3 साल से ज़्यादा पुराना है। सिक्योरिटी का रिलाइजेबल वैल्यू दे रखा है 1.5 लाख का और अनसिक्योर्ड पोर्शन पर ईसीजीसी कवर है 50%। तो आरबीआई नॉर्म के हिसाब से कितना प्रोविजन बनाना चाहिए? देखिए इसमें सब कुछ है, ईसीजीसी का भी कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, डाउटफुल से कैसे डील करते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, और कितना रियलाइजेबल वैल्यू वो आपने देखा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, 2.25 लाख का रहा है ये। देखिए यह आंसर तब होता है जब आप सिक्योर पोर्शन पे 100% प्रोविजनिंग। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोविज़न को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि टोटल जो लोन है वो कितने का है। तो 4 लाख का लोन है, ठीक है। इसका 2 पोर्शन होगा, एक सिक्योर पोर्शन होगा और एक अनसिक्योर पोर्शन होगा। तो ज़रा देखिए बताइए कि सिक्योर पोर्शन कितना है। देखिए लिखा गया है साफ साफ कि जो सिक्योरिटी का रियलाइजेबल वैल्यू है वो 1.5 लाख का है, यानी सिक्योर पोर्शन जो है वो 1.5 लाख का है, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ देखिए कि ये जो डाउटफुल रहा है 3 साल से ज़्यादा के लिए डाउटफुल रहा है। अब आप ये बताइए कि जब 3 साल से ज़्यादा के लिए, देखिए 3 साल तक नहीं, देखिए समझिए, पहला साल होता है डाउटफुल तो D1 में रहता है, 1 से 3 साल तक रहता है तो D2 में जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 3 साल से ज़्यादा डाउटफुल हो रहा है ना, तो 3 साल से जब ज़्यादा डाउटफुल होता है ना, तो नियम क्या कहता है कि आपको सिक्योर पोर्शन पे भी 100% प्रोविजनिंग करना है, समझे। तो आपका सिक्योर पोर्शन कितना है, 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख का 100% कितना हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। आपको मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए। तो हमारा जो सिक्योर पोर्शन पे प्रोविजनिंग होगा वो भी 1.5 लाख का होगा। अब जरा अनसिक्योर पोर्शन पे आ जाइए। देखिए दोस्तों अब आप खुद सोचिए, 4 लाख में से 1.5 लाख आपका सिक्योर हो गया, तो अनसिक्योर कितना बचा, 2.5 लाख नहीं बचा, 2.5 लाख आपका अनसिक्योर बचा। चलिए अब देखिए ईसीजीसी कितना कवर दे रहा है। देखिए साफ साफ लिखा गया है कि जो ईसीजीसी का कवर है ना, वो अनसिक्योर पोर्शन का 50% है। अब ये बताइए अनसिक्योर पोर्शन कितना है, तो 2.5 लाख है, 2.5 लाख का 50% कितना होगा, तो 1.25 लाख होगा, यानी 1.25 लाख होगा। ये बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो अब देखिए क्या ईसीजीसी कवर तो समझ में आ गया, कितना है 1.25 लाख। चलिए अब उसके बाद क्या है कि जो अनकवर्ड अनसिक्योर्ड पोर्शन है वो कितने का है। तो जो, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस पर तो प्रोविजनिंग किया जाएगा, वो 20% का प्रोविजनिंग किया जाएगा, ठीक है। तो 20% का प्रोविजनिंग करेंगे तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो 0.25 लाख मिलेगा। अब जो कुछ रेस्ट हिस्सा बचा, देखिए सब आपके पास 4 लाख का लोन था, उसमें से 1.5 लाख चला गया सिक्योर पोर्शन में, उसमें से 1.25 लाख चला गया आपका ईसीजीसी कवर में। दोस्तों बचा कितना, बचा आपका कितना बताइए, बचा आपका 1.25 लाख बचा ना। तो 1.25 लाख हमारा अनकवर्ड है, अनसिक्योर्ड है, इस पर तो 100% प्रोविजनिंग करना ही करना है। तो बताइए, तो यदि आप 100% प्रोविजनिंग कीजिएगा 1.25 लाख पे तो कितना मिलेगा आपको, 1.25 लाख ही तो मिलेगा। तो दोस्तों टोटल आप कितना प्रोविजनिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप 1.5 लाख का कर रहे हैं, फिर 0.25 लाख का कर रहे हैं और 1.25 लाख का कर रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली आप जो प्रोविजनिंग कर रहे हैं वो 2.75 लाख का कर रहे हैं, समझे। एक्चुअली ये 0.25 का कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्टली इसमें आप 0.25 को एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों ईसीजीसी का जो कवर्ड पोर्शन होता है ना, उसमें कोई भी प्रोविजनिंग नहीं किया जाता है। लेट्स इग्नोर इट, जस्ट ऐड 1.5 एंड 1.25, दिस विल गिव यू 2.75, राइट, दैट इज आवर आंसर। चलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ईसीजीसी का जो पोर्शन कवर्ड है अनसिक्योर्ड पार्ट का, उस पर कोई प्रोविजनिंग मत कीजिए, ये 20% का कोई ऐसा रूल नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा है इस क्वेश्चन से कि जब भी आपका जब भी आपका जो एसेट है वो 3 साल से ज़्यादा तक डाउटफुल हो, तो सिक्योर पोर्शन पे भी 100% प्रोविजनिंग लगेगा। अनसिक्योर पोर्शन पे डिपेंड करता है कि यदि ईसीजीसी का कवरेज है तो उस पर प्रोविजनिंग मत लगाइए, और ये जो पोर्शन ईसीजीसी के कवर में नहीं है उस पर आपको 100% का प्रोविजनिंग लगाना है, समझे। अच्छा आप ये बताइए, अगर सेम केस में लोन सिर्फ 2 साल पुराना होता तो प्रोविजनिंग कितना होता। प्लीज़ चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि जो ये हमने केस लिया है ना, अभी जो केस हमने डिस्कस किया है, इसमें क्या था, डाउटफुल 3 से ज़्यादा साल के लिए था। अब मान लीजिए दोस्तों कि जो डाउटफुल है वो मात्र 2 साल के लिए, मतलब आपका लोन सिर्फ 2 साल पुराना है, तो कितना प्रोविजनिंग होगा, ज़रा बताइए तो चैट बॉक्स में।
चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का एमसीक्यू जो है एक प्रैक्टिकल बैंकिंग सिचुएशन पे है, जिसको बोलते हैं हम लोग गार्निसी ऑर्डर। ये एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कोर्ट बैंक को देता है कि कस्टमर के अकाउंट का पैसा रोक लो और क्रेडिटर को दे दो। लेकिन जब एफडी के अगेंस्ट लोन होता है तो सिचुएशन थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हर ऑप्शन के लॉजिक को। चलिए क्वेश्चन को पहले देखते हैं। एक कस्टमर है जिसके पास 8 लाख का फिक्स डिपॉजिट है और 5 लाख का लोन लिया उसने एफडी के अगेंस्ट। तो अगर कोर्ट को गार्निसी ऑर्डर आता है, कोर्ट का गार्निसी ऑर्डर आता है, तो बैंक कितने अमाउंट पे लीन मार्क करेगा। देखिए दोस्तों, इस बार का जो पीपीपी का परीक्षा था ना, इसमें इस प्रकार के थाउटफुल क्वेश्चन पूछे गए। आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक किया गया। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, वो चेक कर रहा है कि आपने कितना थ्योरी को पढ़ के समझा है। अब दोस्तों पैटर्न बदल रहा है जेआईबी का, बहुत जरूरी हो गया है कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, हम उसमें यही ट्राई करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए, ताकि आपने जो पढ़ा है उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे रियल लाइफ सिचुएशन में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए। दोस्तों यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर टू गेट मोर डिटेल रिगार्डिंग अवर पेड कोर्सेज। नाउ चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है 8 लाख। तो कुछ लोग सोचेंगे कि एफडी का तो टोटल अमाउंट 8 लाख का है तो पूरा अटैच हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बैंक का अपना राइट ऑफ लीन होता है, मतलब पहले बैंक अपना पैसा सिक्योर करेगा ना जो लोन दिया है। कोर्ट ऑर्डर के बाद भी बैंक अपना हिस्सा पहले से ले सकता है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है 5 लाख। देखिए ये लोन का अमाउंट है, शायद कोई कंफ्यूज होके बैंक इसी पे लीन मार्क करेगा। लेकिन यहाँ सवाल है कि गार्निसी ऑर्डर में कितना पैसा क्रेडिटर के लिए अटैच हो सकता है। देखिए लोन का अमाउंट तो ऑलरेडी बैंक के फेवर में सिक्योर है, तो क्रेडिटर के लिए तो रेलेवेंट है ही नहीं। सवाल क्या कर रहा है कि गार्निसी ऑर्डर यदि इशू किया गया तो बैंक कितना अमाउंट पे लीन मार्क करेगा, ये तो सवाल है। ऑप्शन जरा डी को देखिए, ऑप्शन डी कर रहा है 0। 0 तब होता जब पूरा एफडी लोन अमाउंट और के बराबर होता। जैसे कि एफडी भी 5 लाख का होता, लोन भी 5 लाख का होता, तो क्रेडिटर के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एफडी 8 लाख का है, इसीलिए क्रेडिटर के लिए कुछ बचता है। अच्छा सी को जरा देखिए, 3 लाख का रहा है, ये हमारा सही जवाब है। देखिए दोस्तों, इसका सही तरीका समझते हैं। एफडी है 8 लाख का, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एफडी कितने का है, 8 लाख का है। लोन कितना दिया एफडी के अगेंस्ट, 5 लाख का दिया। यह अमाउंट बैंक का अपना सिक्योर्ड हिस्सा है, तो कितना बच गया, 3 लाख बच गया। देखिए कोर्ट के जो गार्निसी ऑर्डर में सिर्फ ये 3 लाख क्रेडिटर के लिए अटैच हो सकता है, बाकी 5 लाख बैंक अपने लोन रिकवरी के लिए रखेगा। समझिए, मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को 100 रुपया उधार दिया, लेकिन उसके पास आपके घर में एक साइकिल गिरवी रखी है। समझे, उसके पास आपके घर में एक साइकिल गिरवी रखी थी। अब कोई तीसरा बंदा आके बोले कि मुझे उसका पैसा दो, तो आप पहले अपना 100 रुपया ना रिकवर कीजिएगा, उसके बाद बची हुई चीज़ें दे सकते हैं। बैंक का केस भी ऐसा ही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त, आपका अपना दोस्त है, उसको आपने 100 रुपया उधार दिया, लेकिन उसके पास आपके घर में एक साइकिल गिरवी रखी है। अब कोई तीसरा बंदा आता है कि मुझे उसका पैसा दो, तो पहले आप क्या कीजिएगा, जो 100 रुपया है वो रिकवर कीजिएगा, तभी ना बचा हुआ जो पैसा बचेगा वो आप दे दीजिएगा। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि जो गार्निसी ऑर्डर होता है वो कोर्ट का ऑर्डर होता है कि हम किसी बेसिकली फ्रीज कर लो, अटैच कर लो कस्टमर के फंड फॉर क्रेडिटर। फिर बैंक का जो लीन होता है वो बैंक का अपना पैसा रिकवर करने का पहला राइट होता है। और जो एफडी दिया जाता है लोन के अगेंस्ट, तो जो लोन अमाउंट होता है वो बैंक के फेवर में सिक्योर होता है, सिर्फ रिमेनिंग अनइनकम्बर्ड अमाउंट ही अटैच होता है। अब आप यह बताइए, अगर मान लीजिए एफडी 6 लाख का होता, एफडी 6 लाख होती और लोन 4 लाख होता, तो गार्निसी ऑर्डर में कितना अटैच होता, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, मान लीजिए एफडी 6 लाख का होता और लोन जो है 4 लाख का होता, तो गार्निसी ऑर्डर में कितना अटैच होता। अपना आंसर कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझने में हेल्प हुआ तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल है दोस्तों। एक लॉकर पे बेस्ड एमसीक्यू है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन रियल लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम समझेंगे आरबीआई के रूल्स, हर ऑप्शन का लॉजिक और क्यों सही जवाब। तो ऑप्शन क्वेश्चन कर रहा है कि एक लॉकर 3 साल से ऑपरेट नहीं हुआ, लेकिन रेंट हर साल रेगुलरली पे हो रहा है, तो लिंक्ड करंट अकाउंट लास्ट ईयर बंद हो गया। लिखा है ना, लिंक्ड जो लॉकर से जो लिंक करंट अकाउंट था वो पिछले साल बंद हो गया। तो अब सवाल है कि ऐसे में बैंक को क्या करना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक लॉकर है वो 3 साल से ऑपरेट नहीं हुआ है, लेकिन रेंट जो है वो हर साल जो है रेगुलरली पे हो रहा है, लेकिन जो लिंक्ड करंट अकाउंट था वो हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। तो ऐसे में बैंक को क्या करना चाहिए दोस्तों। यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है ब्रेक ओपन द लॉकर इमीडिएटली। देखिए ये गलत है। आरबीआई के रूल के मुताबिक से लॉकर जो है लॉकर ब्रेक ओपन तब होता है जब
7 साल से ज़्यादा इनऑपरेटिव हो और 3 साल का रेंट पेंडिंग हो। समझे, आरबीआई का रूल यही कहता है कि हाँ आप इनऑपरेटिव कर सकते हैं, आप जो है लॉकर ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो आपका 7 साल से जो है इनऑपरेटिव अकाउंट हो, इन लॉकर इनऑपरेटिव हो और 3 साल का रेंट पेंडिंग हो। तो यहाँ तो रेंट तो हर साल पे हुआ है, इसीलिए बैंक तुरंत तोड़ नहीं सकता। फिर बी की बात करें, इग्नोर द इनएक्टिविटी, ये भी गलत है। देखिए सिंपल सी बात है, भले ही रेंट पे हो रहा हो, 3 साल से कस्टमर ने लॉकर ऑपरेट नहीं किया, ऊपर से लिंक्ड अकाउंट बंद हो गया, बैंक को वेरीफाई करना चाहिए कि लॉकर मिसयूज तो नहीं हो रहा है। इग्नोर करना कॉम्प्लाइंस इशू बना सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, तो ट्रांसफ़र द कंटेंट ऑफ द लॉकर टू द बैंक कस्टडी। देखिए ये भी बिल्कुल इलीगल है। जब तक ब्रेक ओपन के लिए आरबीआई का पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं होता, आपको वेट पीरियड है, राइट। फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेंड नोटिस टू द कस्टमर एंड एक्ट एज पर आरबीआई गाइडलाइन। देखिए यह सही प्रोसेस है। बैंक कस्टमर को रिटर्न नोटिस भेजता है कि लॉकर ऑपरेट करो या केवाईसी अपडेट करो, रिस्क रिव्यू करेगा, राइट, क्योंकि ये लिंक्ड अकाउंट बंद हो चुका है। अगर कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं करता और लॉन्ग टर्म इनएक्टिविटी कंटिन्यू होती है, तब आरबीआई के ब्रेक ओपन प्रोसीड्यूर फॉलो करता है। देखिए सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए कि आपने किसी को अपनी अलमीरा का एक सेल्फ रेंट पे दिया, पैसा मिलता रहा है, लेकिन वो 3 साल से सेल्फ खोल के देखा ही नहीं, तो आपको लगता है कि पता नहीं अंदर क्या है, तो आप पहले उसे कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्टली सेल्फ तोड़ के सामान नहीं निकाल लेंगे। बैंक का भी वही रूल है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसका की रूल क्या हमने बताया कि देखिए बैंक ओपन ओनली, ब्रेक ओपन ओनली, तो ब्रेक ओपन ओनली तभी करना है जब 7 साल से ज़्यादा आपका इनएक्टिव रहे और प्लस 3 साल का अनपेड रेंट रहे, या इन दोनों में से कोई भी रहे तो ब्रेक ओपन होता है। रेंट पेड होने पर ब्रेक ओपन अलाउड नहीं है, बट रिस्क रिव्यू एंड नोटिस मैंडेटरी है। बैंक का ड्यूटी क्या है कि कस्टमर को कांटेक्ट करना, केवाईसी अपडेट लेना और मिस यूज को प्रिवेंट करना। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते, ये सभी चीज़ आपकी बुक में दी गई हैं, इसको एक बार पढ़ना है आपको ध्यान से। आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं। देखिए ये एमसीक्यू दोस्तों कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ऑपरेशन पे है। यह सिर्फ एग्जाम में नहीं, रियल बैंकिंग में भी काफ़ी डेलिकेट सिचुएशन होती है। देखते हैं जब 3 ऑथराइज सिग्नेटरीज हो और एक डिस्प्यूट रेज हो, तो बैंक का सही स्टेप क्या होता है। एक कंपनी का अकाउंट है जिसमें 3 ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, एक्स, वाई और जेड। मोड ऑफ ऑपरेशन है एनी टू। अभी एक्स और वाई अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं। जेड ने बैंक को रिटर्न कंप्लेन दे दी कि अकाउंट ऑपरेशन रोक दो, तो बैंक मैनेजर क्या करे। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि इग्नोर जेड रिक्वेस्ट एज ही अलोन कैन नॉट स्टॉप एन अकाउंट ऑपरेटेड बाय एनी टू। बी कह रहा है इमीडिएटली फ्रीज द अकाउंट अंटिल क्लैरिफिकेशन इज रिसीव्ड। सी कह रहा है कि कंटिन्यू ऑपरेशन ऑफ बाय एक्स वाई एंड वाई सिंस दे फुलफिल द एनी टू कंडीशन। डी कह रहा है कि अलाउ जेड अलोन टू ऑपरेट द अकाउंट टू प्रिवेंट मिस यूज। देखिए ऑप्शन ए की बात कर रहा है इग्नोर, ये तो गलत है दोस्तों। देखिए जेड के पास सिंगल हैंडेड अथॉरिटी नहीं है अकाउंट बंद करने की, लेकिन कंप्लेन का मतलब हो सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही हो, जैसे इंटरनल डिस्प्यूट या मिसयूज का डाउट, तो इग्नोर करना बैंक को बाद में लीगल प्रॉब्लम में डाल सकता है। बी की बात कर लें, पहले सी की बात कर लेते हैं। तो कंटिन्यू ऑपरेशन बाय एक्स एंड वाई, देखिए सी में यही कर रहा है ना। देखिए यह भी रिस्की है। लीगल पॉइंट से एनी टू कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन बैंक का काम सिर्फ चेक क्लियर करना नहीं है, बल्कि कस्टमर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना भी है। अगर बाद में पता चलता है कि जेड का कंसर्न जेन्यून था, तो बैंक जिम्मेदार बन सकता है। डी कह रहा है कि अलाउ जेड टू ऑपरेट, बिल्कुल गलत है। एनी टू का मतलब है कि मिनिमम 2 लोग साइन करें। जेड को सिंगल ऑपरेटर बना देना एमओपी यानी मोड ऑफ ऑपरेशन का डायरेक्ट वायलेशन है। दोस्तों ऑप्शन बी की बात करें तो कह रहा है इमीडिएट फ्रीज अकाउंट, बिल्कुल यही सही अप्रोच है। बैंक टेम्पोरली अकाउंट फ्रीज करेगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के से रिटर्न रिजोल्यूशन लेगा कि अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा आगे, और फिर इससे क्या होगा, फ्रॉड का रिस्क कम होता है और बैंक अपना लीगल कॉम्प्लाइंस सेफ रखता है। तो ऐसे सोचिए आप कि मान लीजिए कि आप 3 लोग मिलकर एक लॉकर लेते हैं। रूल होता है कि कोई भी 2 लोग मिलकर लॉकर खोल सकते हैं। अगर तीसरा बंदा बोले कि लॉकर मत खोलना, कुछ गलत हो रहा है, तो चाबी, राइट, तो बेसिकली क्या होती है, तो चाबी चलती है, लेकिन जिम्मेदारी यह है कि पहले सब क्लियर करो, वरना बाद में प्रॉब्लम क्या होगा, बाद में प्रॉब्लम बन के आएगा, है ना। दोस्तों याद रखिएगा एमओपी में यानी मोड ऑफ ऑपरेशन में, राइट, एनी टू लिखा है, तो नॉर्मली कोई भी 2 ऑपरेट कर सकते हैं। और कंप्लेन आने पर इंटरनल डिस्प्यूट का सिग्नल है
तो बैंक को रिस्क अवॉइड करना चाहिए। तो बेस्ट स्टेप यही होगा कि अकाउंट को टेम्पररी फ्रीज कर दें, कंपनी का ऑफिशियल रिजोल्यूशन लें। अब आप बताइए, अगर बोर्ड का रिजोल्यूशन कहता है कि आप सिर्फ एक्स और जेड ऑपरेट करेंगे तो क्या बैंक का अगला स्टेप क्या होगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नायक कमेटी ने एमएसएमई को काम चलाने के लिए कैसे कैसे रूल बनाए थे और बैंक को मिनिमम कितना पैसा देना चाहिए उनके एनुअल टर्नओवर के हिसाब से। चलिए इसको समझते हैं एक सिंपल इस एग्जांपल के साथ। सवाल है, अकॉर्डिंग टू द नायक कमेटी रिकमेंडेशन, मिनिमम परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर बैंक शुड प्रोवाइड एज वर्किंग कैपिटल टू एमएसएमई। वो कितना? ऑप्शन नहीं कह रहा है 0.5%। देखिए 0.5% का मतलब होता है 100 रुपये के टर्नओवर में सिर्फ 50 पैसे का लोन। यह तो काम चलाने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होगा। एमएसएमई को रॉ मटेरियल लेना है, सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो यह सब 0.5% से पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये तो गलत आंसर है। फिर बी कर रहा है 1.5%, 1.5%, ये भी छोटा सा है। सोचिए, एक दुकान का एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ का है तो 1.5% का मतलब क्या हो गया? 1.5 लाख से काम चलाने का पैसा काफ़ी नहीं होगा, इसलिए नायक कमेटी ने इसके लिए ज़्यादा परसेंटेज रिकमेंड किया है। सी कर रहा है 2.5%। 2.5% थोड़ा बेटर है लेकिन फिर भी छोटा है। एमएसएमई को दिन दिन का काम चलाने के लिए मिनिमम एक फिक्स फार्मूला चाहिए था जो उनकी नीड्स कवर करे, तो 2.5% से ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। 20% बिल्कुल सही जवाब है। नायक कमेटी ने बोला कि एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल देना है मिनिमम प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का 20% के बराबर। अगर उनका लोन लिमिट 5 करोड़ तक का है तो ये भी याद रखना है, 5 करोड़ तक के लोन लिमिट के लिए, समझे? तो इसको हम लोग टर्नओवर मेथड बोलते हैं। वो कहता है कि अगर एक छोटा सा फैक्ट्री का प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ का है तो बैंक को कम से कम 20 लाख का वर्किंग कैपिटल लिमिट देना होगा। इससे वो रॉ मटेरियल ले सकते हैं, प्रोडक्शन चला सकते हैं और अपना बिजनेस स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस मेथड का पर्पज़ यही था कि एमएसएमई को टाइमली और एडुकेट पैसा मिल जाए बिना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के। तो एक बार क्विकली समराइज कर लीजिए, टर्नओवर मेथड बोलिए या नायक कमेटी मेथड बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें दोस्तों क्या है कि वर्किंग कैपिटल जो होता है वो प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का 20% होगा 5 करोड़ तक के क्रेडिट के लिए। काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे एमएसएमई का काम रुकता नहीं है, राइट। आपको बताइए 20% लेना है, छोटा परसेंटेज 0.5%, 1.5%, 2.5% काफ़ी नहीं होते, इसीलिए 20% फिक्स किया गया है। तो दोस्तों सिंपल सा नंबर याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? 20% है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये यूनियन बजट 2025 से रिलेटेड सवाल है। कह रहा है सवाल, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोस्तों आपको पता है ना कि यूनियन बजट 2025 में फार्मर के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ आई है। किसान क्रेडिट का लिमिट बढ़ गया है, पर कितना बढ़ा है? चलिए इस एमसीक्यू के साथ समझते हैं। एज पर यूनियन बजट 2025, व्हाट इज द रिवाइज मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। देखिए 1 लाख, एक ऑप्शन गलत है दोस्तों। 1 लाख का लिमिट कभी इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए एप्लीकेबल नहीं था। यह काफ़ी छोटा अमाउंट होता है एग्रीकल्चर नीड्स के लिए, क्योंकि एक सिंपल ट्रैक्टर का मेंटेनेंस भी 1 लाख से ऊपर हो जाता है। 2 लाख की बात करें तो ये भी गलत है। 2 लाख पहले भी लिमिट नहीं थी। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि सरकार अपने लोन के इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा कम कर देती है ना, आपके लोन के इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा कम कर देती है। और 2 लाख का लिमिट इस स्कीम के हिस्ट्री में कभी अनाउंस ही नहीं हुआ था। 3 लाख कर लें तो यह भी पुराना लिमिट है। पहले फार्मर को 3 लाख तक के लोन पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था। मतलब अगर बैंक का नॉर्मल इंटरेस्ट 7% है तो सरकार उसमें से कुछ परसेंटेज का बर्डन उठाती थी। लेकिन 2025 बजट में यह लिमिट बढ़ा दी गई है। इसका सही जवाब है 5 लाख। ठीक है, 2025 का जो बजट था उसमें निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया कि आप 5 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड लोन पे इंटरेस्ट सबवेंशन का फ़ायदा मिलेगा। इसका मतलब ज़्यादा फंड, कम इंटरेस्ट और ज़्यादा सपोर्ट फॉर फार्मर। जैसे अगर एक फार्मर को बीज, खाद, इरिगेशन, इक्विपमेंट सब के लिए 4 लाख चाहिए तो पहले वो 3 लाख तक का लोन ही सब्सिडी के साथ ले सकता था। अब वो 5 लाख तक ले सकता है, समझिए। तो ओल्ड लिमिट याद रखिए 3 लाख था, न्यू लिमिट याद रखिए 5 लाख है। फ़ायदा क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट है, कम इंटरेस्ट बर्डन है। इससे फार्मर को बेटर फाइनेंशियल सपोर्ट देना एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी के लिए। तो दोस्तों यह बदलाव डायरेक्टली फार्मर के लिए एक बहुत ही बड़ा हेल्प है। आपको लगता है कि यह लिमिट और बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनी लॉ के सवाल देखते हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इंडिया? 2, 3, 7 या 50? देखिए ऑप्शन ए की बात कर ले 2। यह नंबर सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए काम आता है। प्राइवेट लिमिटेड को शुरू करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं और यहाँ पे हमसे किसके लिए पूछा गया? पब्लिक के लिए, तो ये तो गलत है। 3 मेंबर की बात करें तो यह फिगर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। ध्यान दीजिएगा,
डायरेक्टर पूछा होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ मेंबर पूछ रहा है ना दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे मेंबर और डायरेक्टर अलग चीज़ें हैं। मेंबर का मतलब होता है शेयर होल्डर जो पैसा लगाते हैं, डायरेक्टर का मतलब होता है जो कंपनी चलाते हैं। ऑप्शन सी का रहा है 7 मेंबर, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम 7 मेंबर जरूरी होते हैं। यह कंपनीज एक्ट 2013 का डायरेक्ट रूल है। इसका मतलब है कि आपको 7 लोग चाहिए जो शेयर होल्डर बन सकें, चाहे एक फैमिली के हो या अलग अलग हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऑप्शन डी का रहा है 50 मेंबर, यह भी गलत है। 50 मेंबर का लिमिट पहले प्राइवेट कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 1956 में होता था। पहले का जो कंपनीज एक्ट था ना 1956, उसमें था 50 लोगों का ये। लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 के बाद यह लिमिट 200 हो गया है प्राइवेट कंपनी के लिए, और पब्लिक कंपनी के लिए तो अपर लिमिट होता ही नहीं है। तो दोस्तों एक बार समराइज कर ले फैक्ट को, याद रखिएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, और पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक लिमिटेड के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर भी चाहिए होते हैं। लेकिन यह अलग रिक्वायरमेंट है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मेंबर की अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, और प्राइवेट की 200 है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पे देखते हैं क्वेश्चन। तो सवाल है कि अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑल अलाउड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस फॉर एलिजिबल इंडिविजुअल। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन ए की बात कर ले, 90 डेज, 120 डेज, 180 डेज, 365 डेज। तो पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए की बात करें तो क्या लिखा है इसमें, 90 डेज लिखा है। देखिए 90 दिन का टाइम सुना तो लगता है कि जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस एक कंप्लीट लीगल प्रोसीड्यूर है जिसमें वेरिफिकेशन, पब्लिक नोटिस, ऑब्जेक्शन का टाइम लगता है। इसीलिए 90 दिन का टाइम काफ़ी कम है और लॉ में ऐसा मेंशन नहीं है। बी की बात कर ले तो 120 दिन का रहा है, तो 120 दिन यानी लगभग 4 महीना, थोड़ा ज़्यादा है पर फिर भी आईबीसी के हिसाब से फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए काफ़ी नहीं माना गया है। सी की बात कर ले 180 दिन, बिल्कुल सही है। आईबीसी कहता है कि जब एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है उस दिन से लेकर 180 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। इस प्रोसेस का मेन मकसद है लो इनकम इंडिविजुअल को उनके क्वालिफाइंग डेब्ट से फ्री करके एक फ्रेश स्टार्ट देना, जैसे रीसेट बटन दबाना होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस प्रोसेस का टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं होता, 180 दिन में ही कंप्लीट करना पड़ता है, और 365 दिन तो गलत है। तो दोस्तों याद रखिएगा सही जवाब है 180 दिन। अगला सवाल देखते हैं। आईएएस ऑडिट से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों, बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट यानी आईएएस ऑडिट। यह टॉपिक एग्जाम का एक फेवरेट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आता है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों। तो क्वेश्चन कर रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द पर्पस एंड कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ एन आईएएस ऑडिट एज आउटलाइन इन द बैंकिंग ऑपरेशन। ऑप्शन ए कह रहा है कि आईएएस ऑडिट रिप्लेसेस मैनुअल ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड फोकस ओनली ऑन हार्डवेयर कंट्रोल। बी कह रहा है कि आईएएस ऑडिट एंश्योर द कंप्यूटर सिस्टम सेफगार्ड इट एसेट एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल। सी कह रहा है कि द पर्पस ऑफ आईएएस ऑडिट इज ओनली टू चेक पासवर्ड पॉलिसी एंड हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। और डी कह रहा है कि आईएएस ऑडिट डज नॉट कंसिडर डेटा इंटीग्रिटी एज इट ओनली इवैल्यूएट फिजिकल एसेट। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए की बात कर ले तो गलत है। आईएएस ऑडिट मैनुअल ऑडिट को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि उसका एक एक्सटेंशन होता है। मैनुअल ऑडिट सिर्फ डॉक्यूमेंट और फिजिकल रिकॉर्ड चेक करता है, लेकिन दोस्तों जो आईएएस ऑडिट होता है ना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा सिक्योरिटी सब कुछ देखता है, और सिर्फ हार्डवेयर पर फोकस करना गलत है। इमेजिन कीजिए कि आपका बैंक सर्वर सुपर फास्ट हो पर पासवर्ड पॉलिसी वीक हो, तो कोई भी हैक कर लेगा, तो हार्डवेयर काम का ही नहीं रह रहा है आपका, समझे। तो ये जो कर रहा है कि फोकस ओनली ऑन हार्डवेयर कंट्रोल, ये गलत है। बी की बात कर ले तो बिल्कुल सही जवाब है। आईएएस ऑडिट का मेन काम यही होता है कि बैंक का कंप्यूटर सिस्टम अपने एसेट, क्या हो सकता है एसेट, जैसे कि डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सभी चीज़ को सेफ रखे, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव करें। कंट्रोल का मतलब होता है सिक्योरिटी पॉलिसी, बैकअप सिस्टम, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बैंक का गोल है फ्रॉड को जीरो करना, तो आईएएस ऑडिट चेक करेगा कि ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम सही चल रही है या नहीं। ऑप्शन सी की बात कर ले कर रहा है कि द पर्पस ऑफ आईएएस ऑडिट इज ओनली टू चेक पासवर्ड पॉलिसी एंड हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। यह भी गलत है। पासवर्ड पॉलिसी चेक करना इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन चेक करना भी जरूरी है, पर सिर्फ यही काम नहीं है। आईएएस ऑडिट को पूरा आईटी इन्वायरमेंट चेक करना होता है, इंक्लूडिंग डेटा इंटीग्रिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, समझे। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी की बात कर लें, कह रहा है कि आईएएस ऑडिट डज नॉट कंसीडर डेटा इंटीग्रिटी एज इट ओनली इवैल्यूएट फिजिकल एसेट। यह तो बिल्कुल ही गलत है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो डेटा है वो सही, एक्यूरेट और कंप्लीट हो, बिना किसी अनवांटेड चेंजेस के। अगर आईएएस ऑडिट डेटा इंटीग्रिटी चेक नहीं करेगा तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में गलतियां या फ्रॉड पकड़ ही नहीं पाएगा। फिजिकल एसेट जैसे सर्वर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें स्टोर डेटा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों समरी सिंपल है, आईएएस ऑडिट का मेन काम है कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंट्रोल इवैल्यूएट करना
ताकि एसेट सेफ रहे, गोल अचीव हो, डेटा एक्यूरेट रहे। न सिर्फ हार्डवेयर, न सिर्फ पासवर्ड, बल्कि पूरा IT सेटअप चेक होता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु कैन बी अ बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट लॉ? ठीक है, तो ट्रस्ट का कौन बेनिफिशियरी हो सकता है? ट्रस्ट का नाम तो सुनते ही हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ लोगों के लिए होता है, या कंपनी भी इसका पार्ट बन सकती है। तो आज के सवाल में इसी के बारे में है और आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो सवाल है कि हु कैन बी बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट? ओनली इंडिविजुअल नॉट कंपनी, ओनली कंपनी नॉट इंडिविजुअल, बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनी, एंड ओनली गवर्नमेंट एंटिटी। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि ओनली इंडिविजुअल नॉट कंपनी। यह ऑप्शन कहता है कि ट्रस्ट का बेनिफिशियरी सिर्फ एक इंसान हो सकता है, कंपनी नहीं हो सकती। यह गलत है, क्योंकि इंडियन ट्रस्ट एक्ट में कहीं ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बेनिफिशियरी कोई भी लीगल एंटिटी हो सकता है, इंसान हो, कंपनी हो। जैसे एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए एक ट्रस्ट बना सकती है, जिसका बेनिफिशियरी कंपनी खुद या एम्प्लॉय बन सकते हैं। बी कह रहा है ओनली कंपनी नॉट इंडिविजुअल। ये भी गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन उल्टा है। कहता है कि सिर्फ कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल नहीं हो सकती। ये भी गलत है, क्योंकि ट्रस्ट बनाने का मकसद ही यह होता है कि कोई भी एलिजिबल पार्टी बेनिफिट ले सके, चाहे वो एक इंसान हो या एक बिजनेस एंटिटी हो। सी की बात कर लें, यह सही जवाब है। इंडियन ट्रस्ट लॉ के हिसाब से ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कोई भी लीगल पर्सन हो सकता है। लीगल पर्सन का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होता, कंपनी, फर्म, सोसाइटी, सब के सब आते हैं। जैसे अगर मिस्टर शर्मा अपनी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को दे दे और बोलते हैं कि इसका फ़ायदा उनके बच्चों के साथ साथ उनकी फैमिली, कंपनी को भी मिले, तो यह 100% लीगल है। और डी कर रहा है ओनली गवर्नमेंट एंटिटी, तो यह ऑप्शन गलत है। गवर्नमेंट कभी कभी ट्रस्ट का बेनिफिशियरी हो सकती है, जैसे पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट में, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ही बेनिफिशियरी बन सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो एक बार समराइज कर ले फैक्ट को। तो हमने क्या देखा कि ट्रस्ट बेनिफिशियरी कोई भी लीगल पर्सन हो सकता है, इंसान, कंपनी, फर्म, सोसाइटी या गवर्नमेंट। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ लॉफुल पर्सन पर होता है, बेनिफिशियरी की टाइप पे नहीं। राइट, तो कंपनी अपना एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट बना सकती है। राइट दोस्तों, आप देख सकते हैं और भी क्वेश्चन का सेट है हमारे पास, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन का सेट है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का सेट और पिछले जो 4 से 5 पेपर हुए हैं, राइट, 2023 से लेकर सभी को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर इस नंबर पर। आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊँ, तो प्लीज़ यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊँगा और बाकी क्वेश्चन को भी इसी तरह एक्सप्लेन करूँगा। धन्यवाद।